आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के बारे में कि ड्रग एब्जॉर्प्शन में पीएच पार्टीशन थ्योरी का क्या रोल होता है या पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। तो जनरली ये जो टर्म है ये ब्रॉडी ने दिया था साइंटिस्ट ने, तो उनका सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेनेशन ये था कि एक ऐसा प्रोसेस है ड्रग एब्जॉर्प्शन का फ्रॉम जीआईटी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कि कैसे कोई ड्रग एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन तक। सिंपल टर्म्स में पूरे पीएच पार्टीशन थ्योरी में वही दिया है। अब इसमें ये थ्योरी स्टेट ये करती है कि जो भी मॉलिक्यूलर वेट जिस कंपाउंड्स ड्रग कंपाउंड्स का 100 डाल्टन से ज़्यादा रहेगा वो प्राइमरली हमारे पैसिव डिफ्यूजन में होते हैं, और जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का वो तीन पॉइंट उसमें दिए हुए हैं, उससे गवर्न होता है। पहला है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट पीके वैल्यू जो होती है इस पे पूरी डिपेंडेंसी होती है कि कैसे कोई ड्रग का कितना एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा और किस जगह एब्जॉर्प्शन, एसिडिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पीके वैल्यू को हम लोग स्टडी उसकी होके पीके वैल्यू, तो इसीलिए किसी भी ड्रग का पीके कांस्टेंट पीके वैल्यू जो रहती है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो बहुत रोल बड़ा प्ले करती है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है कि पार्टीशन कोफिशिएंट का कि O/W। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है अनआयनाइज्ड ड्रग की। हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है वो मेनली अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। आयनाइज्ड फॉर्म बहुत ही रीडली सॉल्युबल है या रीडली एब्जॉर्ब होता है, बहुत ना के बराबर जो भी होता है अनआयनाइज्ड ड्रग ही होता है। तो उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी है उस पर भी डिपेंडेंसी होती है कि कैसा एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग का। और पीएच मेन एक पॉइंट आता है पीएच कि पीएच कितना है एब्जॉर्प्शन साइट में, अगर स्टमक में एब्जॉर्ब हो रहा है, इंटेस्टाइन में, जहाँ पे भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसका पीएच कंडीशन कैसा है। तो ये तीनों पॉइंट के ऊपर पूरा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये डिपेंड होता है। इसकी हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, अब जैसे एक्सप्लेनेशन है इसी चीज़ों को हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग या मैक्सिमम ड्रग जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कि वीक एसिड या वीक बेस हो सकते हैं। ठीक है, और देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अनआयनाइज्ड है, आयनाइज्ड है, वो डिपेंड करेगा क्या पीएच है बायोलॉजिकल फ्लूइड में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। If the pH on the either side of the membrane is different, अगर जैसे क्या होता है कि अगर बीच में कोई मेम्ब्रेन है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होना है, स्टमक की जो वॉल है फॉर एग्जांपल अगर उसी को मान ले, तो पीएच के बायोलॉजिकल फ्लूइड का एक अलग होगा और उसके अंदर का मेम्ब्रेन के इस तरफ दूसरे साइड का आइदर साइड का पीएच अलग होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर वो डिफरेंट है तो जो कंपार्टमेंट पीएच फेवर करेगा ज़्यादा आयनाइजेशन का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक मेम्ब्रेन के दोनों साइड के पीएच में अगर डिफरेंस रहेगा तो जो साइड के पीएच ज़्यादा फेवर करेगा आयनाइजेशन, ज़्यादा ड्रग उस कंपार्टमेंट की तरफ रहेगा। ठीक है, और फिर वहाँ से जो हमारा अनआयनाइज्ड ड्रग है वो उसका फ्रैक्शन ऑफ ड्रग वो धीरे धीरे फिर सॉल्युबल होगा और सॉल्युबल होके फिर वहाँ से परमेट करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू और पैसिवली आपका वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता तब तक वो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होता रहेगा। सो इस पूरे पॉइंट को अगर हम लोग समझें तो बस सिंपली ये हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के दोनों साइड का पीएच अगर डिफरेंट है तो जिस साइड ज़्यादा हायर आयनाइजेशन होगा, ग्रेटर आयनाइजेशन होगा, उस तरफ ज़्यादा ड्रग होगा, और वो ड्रग आपका जो उसमें से अनआयनाइज्ड पार्ट है या जो अनडिसोसिएटेड फ्रैक्शन है वो फिर वहाँ से सफिशिएंटली एब्जॉर्ब होगा दूसरे साइड की तरफ, जो जिस कंपार्टमेंट में ड्रग कम है वहाँ पे तब तक वो एब्जॉर्ब होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन या अटेन नहीं हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को यही समझना है। और पर हम लोग स्टेटमेंट पढ़े हैं, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कुछ एजम्पशंस हैं
तो पहला ये है कि जो GIT ट्रैक्ट है वो एक लिपोइडल बैरियर की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग के लिए, कि जिसकी लिपोफिलिसिटी ज़्यादा रहेगी उस हिसाब से वो अलाउ करता है, तो वो एक लिपोइडल बैरियर की तरह काम करता है। जो सेकेंड पॉइंट है, जितना फ्रैक्शन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग ज़्यादा रहेगा उतना फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं और ये हम लोग नॉर्मली एक जानते हैं कि अनआयनाइज्ड ड्रग ज़्यादा ही एब्जॉर्ब होगा। लिपोफिलिसिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग बेटर द एब्जॉर्प्शन, ये भी हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग होगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा वो उतना बेटर एब्जॉर्ब होगा। अब हम लोग देखते हैं ड्रग PK एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल pH। तो हम लोग को 2 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। जो भी pH पार्टीशन थ्योरी है, ये पूरी जो pH पार्टीशन थ्योरी है, pH पार्टीशन हाइपोथेसिस, ये 2 पॉइंट्स के अंदर आती है। पहला तो ये आपका ड्रग PK और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल pH हो गया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे लिपोफिलिसिटी के ऊपर रहेगा, लिपोफिलिक कंडीशन के ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट जो इसी के अंदर पूरा हमारा pH पार्टीशन हाइपोथेसिस आता है। हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ये सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से पूरा वो pH पार्टीशन थ्योरी बनी हुई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रग PK एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल pH के बारे में। तो द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट एग्जिस्ट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट PK, जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑफ ड्रग एंड द pH ऑफ द फ्लूइड एट एब्जॉर्प्शन साइट। तो जो ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है वो फंक्शन होगा किसका, 2 चीजों का। एक तो आपका PK वैल्यू और दूसरा pH क्या है, एब्जॉर्प्शन जो साइट का। ठीक है, तो दोनों चीज के ऊपर एब्जॉर्प्शन डिपेंड होता है। ठीक है, कि अनआयनाइज्ड ड्रग का मेनली कि 2 फंक्शन है उसके, PK वैल्यू उसकी और pH ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि इट इज अ कस्टमरी टू एक्सप्रेस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग बाय PK वैल्यू। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई किसी की PK वैल्यू कोई भी ड्रग की हमें, चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, उसकी हमें एक्सप्रेस उसको स्टडी करना ही होता है। क्योंकि मेनली जो भी हम लोग ऊपर पॉइंट देखें कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट है कि आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी PK वैल्यू, उसका pH, सारा कुछ हम लोग को स्टडी करना होता है। ठीक है, अब इस स्टडी करके हमें क्या मिलेगा कि हम लोग ऑब्जर्व किए कि अगर लोअर PK वैल्यू है एसिडिक ड्रग की, ठीक है, तो वो सब उसका मतलब एसिडिटी स्ट्रॉन्गर है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म एट अ पर्टिकुलर प्लेस। इसका मतलब जो ड्रग है वो ज़्यादा आयनाइज्ड है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्लेस। अगर लोअर PK वैल्यू ऑफ एसिडिक ड्रग है तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब हाईली वो ग्रेटली आयनाइज्ड है। और हायर द PK वैल्यू ऑफ बेसिक ड्रग, तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये 2 पॉइंट हम लोग को समझना है कि अगर एसिडिक, हम लोग को ये समझना है कि द लो PK वैल्यू अगर एसिडिक ड्रग का कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर ज़्यादा है तो वो वीक एसिड होगा। और बेसिक ड्रग का PK ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और कम है तो वीक बेस होगा। ये चीज़ हम लोग को समझनी है। फिर 10 फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द PK ऑफ अ ड्रग एंड pH ऑफ एब्जॉर्प्शन साइड, या बायोलॉजिकल फ्लूइड से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल फ्लूइड में क्या pH है और ड्रग का PK वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव अमाउंट ऑफ आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड जो पार्ट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड ड्रग प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर pH थ्रू अ हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन। तो मेनली हम लोग को जानना है उसका PK वैल्यू और उसके pH। उससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि ड्रग आयनाइज्ड है कि नहीं आयनाइज्ड है। तो एक इक्वेशन होता है हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन, तो उससे हम लोग परसेंटेज ऑफ आयनाइज्ड ड्रग को हम लोग डिटरमाइन फाइंड आउट कर एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे है, जैसे कि फॉर वीक एसिड तो pH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग अपॉन आयनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग। ठीक है, और उसी को अगर हम लोग उसमें परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड के फॉर्म में अगर इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे कि हम लोग को जानना है कि कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा
10 to the power pH minus pKa और 1 plus 10 pH minus pKa into 100। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। इससे हम लोग कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये उल्टा हो जाएगा वीक बेस के लिए। अगर वीक बेस है तो सारी चीज़ें चेंज रहेंगी, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा कि जहाँ आयनाइज्ड है वहाँ अनआयनाइज्ड हो जाएगा, जहाँ अनआयनाइज्ड है वहाँ आयनाइज्ड हो जाएगा। और कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड है वो भी हम लोग उसी तरीके से निकाल लेंगे। जहाँ पे pH माइनस पीके था यहाँ पे pKa माइनस pH हो जाएगा। तो हम लोग का मेनली ये जो दो इक्वेशंस आ रहे हैं परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड, ये क्या होता है कि ये इक्वेशन जीरो हो जाएंगे क्योंकि हमारा लॉग की जो वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड ड्रग का कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब 1 हो जाएगी तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। तो हमारा क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो हमारा pH इज इक्वल टू pKa हो जाएगा क्योंकि log की वैल्यू तो पूरी हमारी यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर हम लोग समझे तो ये वैल्यू हम लोग की पूरी ये हो जाएगी 0 क्योंकि log 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो हमारा जो मेन इक्वेशन बचेगा ये बचेगा pH इज इक्वल टू pK और यहाँ पे भी हमारा pH इज इक्वल टू pK। ठीक है। और जो pK है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग। pK वैल्यू जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो हम लोग इसको आगे और देखते हैं कि अगर क्या होता है कि इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन बैरियर। अगर ये तो मान लीजिए हम लोग सिंपली समझ गए कि अगर हम लोग एंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन का एप्लीकेशन करके अगर हम लोग कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग आयनाइज्ड है उसको कैलकुलेट कैसे करें, उसका इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब उसके बाद अब उसी इक्वेशन को फर्दर हम लोग उसमें देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहला है कि अगर इफ देयर इज अ मेम्ब्रेन बैरियर जो कि एक्वा सॉल्यूशन को मतलब सेपरेट करती है फ्रॉम डिफरेंट पीएच ऑफ जीआईटी एंड प्लाज्मा। मतलब एक हमारे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अगर, ठीक है, सिंपल ये हम लोग समझते हैं। तो जो थ्योरेटिकल रेशियो होगा जिसे हम लोग आर से डिनोट किए हैं of drug concentration on either side of membrane can be given by the equation derived by Shore। एक शोरे साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक इक्वेशन दिया गया जिसमें कि अगर मेम्ब्रेन बैरियर प्रेजेंट तो बैरियर का मतलब कि वो 2-3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गया, मिनिमम 2। अगर बीच में कहीं एक दीवार हम लोग खड़ा कर देंगे, इस तरफ कुछ इस तरफ कमरे के अंदर मान के चलिए एसी चल रहा है, बाहर एसी नहीं चल रहा, अगर बीच में दीवार है तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इसका टेम्परेचर कुछ और। वही ये समझना है कि इसका पीएच कुछ और होगा, इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो वॉल है तो बायोलॉजिकल फ्लूइड जो अंदर है उसका कुछ और पीएच होगा, उसके बाहर अंदर का कुछ और पीएच होगा। तो वही चीज़ इसमें हम लोग समझना है। तो जो इसका रेशियो रहेगा उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको थ्योरेटिकल रेशियो बोलते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग शोरे ने एक इक्वेशन आगे दिया है, उसको लोग देखते हैं। तो फॉर वीक एसिड आर ए इज इक्वल टू CgIT सी प्लाज्मा। हम लोग यहाँ मेनली CgIT और सी प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे, दोनों के पीएच। और इसका इक्वेशन यही होगा 1 + 10 अपॉन pH GIT माइनस pK 1 + 10 pH प्लाज्मा माइनस pK। ठीक है। फॉर वीक एसिड वही चीज से सेम हमारा ये यहाँ तक, तो ये आपका CgIT सी प्लाज्मा सेम रहेगा, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये दोनों चीज। तो ये भी इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे कि जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होगा तो जीआईटी और प्लाज्मा के डिफरेंस का जो रेशियो रहेगा उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मेनली इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। अब जैसे कि इसमें हम लोग नीचे पढ़ते हैं कि अगर पीएच रेंज ऑफ जीआईटी 1 to 8 है और स्टमक का जो पीएच रेंज है 1 to 3 है और इंटेस्टाइन का जैसे कि फ्रॉम डिओडेनम टू कोलन 5 to 8 है, तो जनरली इसमें क्या होगा कि अलग अलग पीएच है। ठीक है, हमारा जीआईटी का एक अलग हो गया, फिर वहाँ से स्टमक का अलग हो गया, स्टमक से जो इंटेस्टाइन जा रहा है उसका अलग हो गया। तो मतलब एक अलग अलग अब्जॉर्प्शन साइट्स के अलग अलग पीएच रेंजेस हैं। ठीक है, तो क्या होगा हम लोग को जो आयनाइजेशन ऑफ ड्रग है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ठीक है, वो पीएच पार्टीशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हमारा पीएच रेंजेस हैं, तो इसीलिए पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस का यूज करके हम लोग उसका स्टडी करते हैं कि अलग अलग पीएच रेंजेस में क्या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
कैसे अब्जॉर्प्शन होता है ड्रग। तो हम लोग देखते हैं फॉर एसिडिक ड्रग। तो एसिडिक ड्रग में हम लोग देखते हैं कि जो वेरी वीक एसिड है, जिसका कि 8 के करीबन 8 से नीचे पीके वैल्यू है, तो वहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे फेनिटोइन हो गया, एथोसक्सिमाइड और सेवरल बारबिटूरेट्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एसेंशियली ये सारे अनआयनाइज्ड एट ऑल पीएच वैल्यू, ठीक है, ये अनआयनाइज्ड हो जाएंगे ऑल पीएच वैल्यू पे। तो इसके के कारण, क्योंकि हाईली अनआयनाइज्ड हो जाएंगे जल्दी और हर पीएच वैल्यू पे हो जाएंगे, तो इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ जीआई पीएच। पीएच का इस पे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर पीएच पे अनआयनाइज्ड हो जाएगा, और अनआयनाइज्ड होगा तो उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। सेकेंड पॉइंट है कि अगर एसिड का जो पीके रेंज है वो 2.5 से 7.5 है, थोड़ा मतलब मीडियम रेंज का है, ठीक है। तो वो अफेक्ट करेगा उसका चेंजेस इन पीएच पे, वो भाई इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका इंडिपेंडेंट वो नहीं रहेगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे हम लोग इसमें एग्जांपल के तौर पर सेवरल एसिड्स हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, फेनाइलब्यूटाजोल, ठीक है, नंबर ऑफ पेनिसिलिन एनालॉग पेनिसिलिन के भी। तो ये क्या होगा कि बेटर एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम एसिडिक कंडीशन, जो कि स्टमक की होती है, वहां से बेटर, क्योंकि एसिडिक कंडीशन इसको चाहिए। एक मीडियम रेंज इसका 2.5 से 7.5, ठीक है, और जहाँ पे ये ज्यादा अनआयनाइज्ड होगा और वहां से इसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो इसको एक एसिडिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो ये ज्यादातर एक पर्टिकुलर एसिडिक पीएच पे एब्जॉर्ब होगा। ऊपर वाला कोई भी उसको पर्टिकुलर नहीं एसिडिक होना चाहिए, बस 8 से नीचे होना चाहिए, वो किसी भी पीएच पे हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर एसिड जो रहते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड में जिसकी वैल्यू 2.5 से कम रहती है, जैसे क्रोमोलिन, सोडियम हो गए, ये भी आयनाइज होगी इंटायर पीएच रेंज ऑफ जीआईटी। जीआईटी के सारे पीएच रेंज पे आयनाइज्ड होगी, अनआयनाइज्ड नहीं होगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि ये पुअरली एब्जॉर्ब होगी। तो जो सबसे हाईली एसिडिक ड्रग है वो पुअरली एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो जीआईटी में, क्योंकि वहाँ पे आयनाइज्ड हो जाएगी, अनआयनाइज्ड नहीं होगी। फॉर बेसिक ड्रग, अब बेसिक ड्रग के लिए भी सेम चीज़ है। इसी टाइप से हम लोग समझते हैं कि अगर वीक बेस है, जिसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो जैसे कैफीन है, थियोफाइलिन है, और नंबर ऑफ बेंजोडाइपिन्स है, डायजेपाम, ऑक्सीपाम, नाइट्रोजेपाम, ठीक है। तो ये अनआयनाइज्ड होंगे ऑल पीएच वैल्यू, और इसका एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा और पीएच इंडिपेंडेंट, जो चीज हम लोग ऊपर करें। तो हम लोग ये समझना है कि वेरी वीक एसिड और वेरी वीक बेस दोनों रैपिड एब्जॉर्प्शन देते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ जीआई पीएच होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों दो कैटेगरी के ड्रग हाईली एब्जॉर्बल और बेटर में रिस्पॉन्स देंगे, मतलब बेटर एब्जॉर्प्शन का रिस्पॉन्स देंगे, एब्जॉर्प्शन उसका बहुत बेटर होगा। और जिसका पीएच रेंज आपका पीके वैल्यू रेंज रहेगा 5 to 11, वो भी इफेक्ट होंगे, जैसे एसिडिक में हम लोग कोई पढ़े, इसमें मॉर्फिन, एनालॉग, क्लोरप्यूरिन, इमिप्रामाइन और एमाइलिट्रिप्टिन, ये सब आएंगे ड्रग, और ये बेटर एब्जॉर्ब होंगे रिलेटिव अल्कलाइन कंडीशन में। इसको एक अल्कलाइन कंडीशन चाहिए, एक पर्टिकुलर जो 5 से 11 रेंज पर है, जो कि इंटेस्टाइन में मेरे ख्याल से, हाँ, इस इंटेस्टाइन में ज़्यादातर ये अनअनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ से ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन होगा। और जो इसकी पीएच रेंज 11 के ऊपर रहती है, जैसे कि मैक्लामाइन और यूनेथिडाइन, और ये सब जो रहेंगे आयनाइज्ड होंगे इंटायर पीएच रेंज ऑफ जीआईटी और पुअरली एब्जॉर्ब होंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, बस पीएच के डिफरेंसेस को आपको पढ़ना है। और एग्जांपल मेन हो गए ड्रग एग्जांपल से सेवरल, उसमें बारबिटूरेट्स हैं वीक एसिड्स में, उसके बाद इसमें आपके एसिड्स हैं जो मीडियम एसिडिक होना चाहिए, और स्ट्रॉन्गर में क्रोमोलिन, सोडियम है। तो इस तरीके से हम लोग को ये सब याद करना होगा। तो ये आपके ये क्या हो गया, ये एक हाइपोथेसिस है कि जो कि जिसके अकॉर्डिंग ड्रग का आयनाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन की डिपेंडेंसी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करके कैलकुलेट करेंगे कि भाई ड्रग के इस ड्रग का ये मतलब पीके वैल्यू है, पीएच है, यहाँ पे वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। तो ये सब चीज़ें एक पीएच पार्टीशन, मतलब पीएच के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे, मतलब पीएच मतलब आप समझ ही रहे हैं, पार्टीशन मतलब उसको डिवाइड कर देना, मतलब किसी उसको चीज को 3-4 पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पे हम लोग उसी को, जैसे कि अब एसिड है, एसिड को हम लोग 3 पार्ट में कर दे कि वीक एसिड, मीडियम एसिड रेंज, स्ट्रॉन्गर एसिड, तो उस हिसाब से उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे यहाँ पे।
तो और लास्ट में हम लोग अभी पहले पढ़े थे तो उसमें पीके वैल्यू और जीआई एब्जॉर्प्शन और लिपोफिलिसिटी और ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीज के ही अंदर में आपका पीएच पार्टीशन पूरा थ्योरी आता है। दोनों चीज एग्जाम में आ सकता है, अगर आएगा तो पूरा दोनों ही लिखना होगा। अगर पीएच पार्टीशन थ्योरी आ गया तो पहले जो सबसे पहले हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग ड्रग पीके का कैसे हम लोग एंडरसन हैकलबैक इक्वेशन और शोर के द्वारा जो इक्वेशन था वो, प्लस हमारे ये जो हाइपोथेसिस मेन है पीएच पार्टीशन का, उसको हम लोग लिखना होगा। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इससे में वही चीज दिया हुआ है कि जो अनअनाइज्ड ड्रग है वो सफिशिएंटली लिपिड सॉल्युबल होंगे तो एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो बढ़िया उसका एब्जॉर्प्शन मिलेगा। और अगर पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो पुअरली एब्जॉर्ब होंगे। तो इसके से पता चलता है कि ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन के लिए परफेक्ट एचएलबी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। The lipid solubility of drug determined by its partition coefficient KO/W। तो जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है उसके लिए हम लोग उसके KO/W जो हम लोग पहले पीछे भी पढ़ चुके हैं उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेनली लिपोफिलिसिटी जो है आपकी, अगर हाईली लिपोफिलिक लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगे, जो नहीं होंगे वो पुअरली एब्जॉर्ब होंगे। हम लोग को बस इतना भी इसमें समझना है क्योंकि थ्योरी है, तो थ्योरी में बस इतनी सी चीज़ें समझिए, आगे इसके बारे में हम लोग और चीज़ें आएंगी तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम लोग का ये पीएच पार्टीशन थ्योरी हम लोग की खत्म होती है। पीएच पार्टीशन थ्योरी बोल लीजिए या पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस जो आखिरी वाला था वो हम लोग जो भी ये पढ़े, हाइपोथेसिस मेनली ये है पूरा, और अगर थ्योरी आएगा तो उसमें सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग पीएच पार्टीशन थ्योरी पढ़ें। So thank you for watching the video. Like, subscribe and share for more informative videos.